तो क्लास 9th के मेरे सभी विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपसे मैंने वादा किया था, ठीक है, कि मैं आपका देख लीजिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 22 तक का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो यहाँ से आप पहले पेपर को देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। इसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन मैं उपलब्ध कराऊं, चाहे वो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो क्यों ना हो, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 9 है, ठीक है, ये 10, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, ये 13, 14, 15 सबका मैं सॉल्यूशन दूंगा। वहां पर आप तो पेपर देख लीजिए, पहले ये पेपर है आपका, ठीक है। इसके बाद में ये लाइसोसोम के कार्य है, सब कुछ अथवा सहित का सॉल्यूशन मिलेगा आज, ठीक है। और यही प्रश्न आपको 3 अप्रैल के दिन एमपी बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है भैया। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, और पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। बराबरी पर सेल्सियस का तापमान प्लस 273, यानी कि 1 केल्विन जो होता है वो सेल्सियस प्लस 273 ज्यादा होता है। तो यहां पर दिया गया है, देखिए 300 केल्विन, तो यहां पर देखिए 300 केल्विन है तो 300 यहां पर मान रख दिया। सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस लिख दीजिए प्लस 273, 273 300 में से घट जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्सियस कितना बना है, 27 डिग्री। उसी तरह इसी के दूसरे में है 573, इसमें भी वही फॉर्मूला आपका, सेम फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला एक ही बार लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 573 लिख दिया प्लस 273, जो सब फॉर्मूला में है ही सही, ठीक है। 273 घट जाएगा और मिलकर बन जाएगा 300 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस में। चलिए अब इसके अथवा में जो दिया गया है वो ध्यान से समझिए। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। अब सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है, तो ठीक है। उससे पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का बढ़िया से यहां से, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, यही आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां पर, और इसका जो अथवा का क्वेश्चन है वो अथवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पर अथवा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फॉर्मूला वही है हमारा, केल्विन पर तापमान प्लस सेल्सियस पर तापमान प्लस 273, फॉर्मूला चारों में एक समान लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्सियस में दिया हुआ है 100 प्लस 273 और 373 केल्विन आ गया है, ठीक है। इसी तरह 0 डिग्री केल्विन पर तापमान है, सेल्सियस दिया गया तो केल्विन पर तापमान सूत्र लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप सेल्सियस 0 लिख दीजिएगा और केल्विन आ जाएगा 273, ठीक है। अब ये तो कुछ सवाल टाइप क्वेश्चन थे, अब आपके है प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, अब इन 2 उदाहरण दिए गए, लोहे पर जंग लगना और बर्फ का जल से बर्फ बनना। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। देखिए रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहेंगे जिसमें नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनेगा, मतलब उसके गुण बदल जाएंगे, ठीक है। और जो जल से बर्फ बनेगा, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और नए गुणधर्म नहीं आते हैं उसमें, ठीक है। जैसे जल से बर्फ बना, उसका काम भी पानी की तरह ही है, लेकिन जो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। इतना सा लिखिएगा आप, ये उत्तर इतना सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, विलयन को सांद्रता बताने वाली कोई 2 विधि बताइए। तो 2 विधि, एक तो देखिए विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की और एक है विलयन के आयतन प्रतिशत की। दोनों के फॉर्मूले लिखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, और यहाँ पर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद आपका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये पेपर के ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सारे के नोट से तैयार कर लिए गए हैं। ये देखिए, उपधातु क्या है, इसकी किसी एक उपधातु का नाम बताइए। देखिए उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। किन्हें कहेंगे उपधातु, कि जो धातु और अधातु
दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे उन्हें उपधातु कहते हैं। यदि कोई उदाहरण इसके पूछे आपसे तो सिलिकॉन लिखिएगा, जर्मेनियम लिखिएगा और बोरॉन, 3 उदाहरण है उपधातु के। तो देखिए उपधातु क्या है वास्तव में, कि वे तत्व, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे, इन्हें बताएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उपधातु। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और बोरॉन है। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, यानी कि जिसमें रंगहीन, रंग ना हो उसे कहते हैं रंगहीन। तो ऐसा द्रव शुद्ध जल है, आप इस तरह की किस तरह से पुष्टि करेंगे। इसकी पुष्टि के लिए हम इसके क्वथनांक की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, क्वथनांक की। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। क्या होता है, 273 केल्विन। सामान्य वायुमंडलीय दाब, ठीक है, पर यहां उबलता है, जबकि जो लवण होता है, लवण मिला हुआ जल, ठीक है, जबकि लवण मिला हुआ जल 373 कैलोरी से उच्च ताप पर उबलता है। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि यदि शुद्ध जल होगा ये, तो ये 273 केल्विन पर ही उबलना शुरू कर देगा, और यदि यहाँ अशुद्ध रहेगा तो 373 केल्विन पर भी नहीं उबलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए इसके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकी मॉडल की व्याख्या करनी है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है कुछ इस तरह का था। तो इसमें जो यहाँ पर ये बीच में पाया जा रहा है, ये क्या है, परमाणु का केंद्र है। ठीक है, अब इस परमाणु का जो केंद्र है, ये केंद्र किस तरह का रहेगा, धन आवेशित रहेगा। किस तरह से, धन आवेशित। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है नाभिक। क्या है ये, नाभिक है। ठीक है, तो परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, और जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है, ये जो परमाणु है, इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यहां पर लिख देता हूं मैं, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें रहता है, नाभिक में होता है। यानी कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है, नाभिक में। और ये जो नाभिक है, ये आपका देखिए, ये जो पूरा, ये जो खाली भाग है यहाँ पर, ये पूरा आपका मिलकर क्या है, परमाणु है। इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो किसमें निहित है, समाहित है, वो है नाभिक में। और साथ में यदि हम बात करें इस नाभिक के आकार की बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाभिक के आकार की। तो यहाँ पर लिख देते हैं नाभिक का आकार। पूरा याद हो जाएगा आपको, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नाभिक का आकार। अच्छा, नाभिक का आकार किस तरह का है, गोल है वो तो, पर लेकिन ये परमाणु के आकार से कैसा है, छोटा है। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है। ठीक है, तो परमाणु नाभिक का आकार कैसा होता है, परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो बस इसी का आगे लिख देंगे, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है, इससे आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो किस तरह लिखेंगे देखिए, पूरा मैं बोल देता हूं एक बार, फिर स्क्रीनशॉट भी दूंगा आपको बढ़िया से। देखिए
परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में समाहित होता है। नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है तथा इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए, तो अब इसका स्क्रीनशॉट यदि हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा। ठीक है, ये परमाणु का जो केंद्र होता है धनावेशित होगा, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में ही समाहित होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या है। चलिए, थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्थानिकों, देखिए समस्थानिकों के उपयोग यहां पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उपयोग से पहले यदि आप समस्थानिक किसे कहते हैं उन्हें समझेंगे तो और अच्छी चीजें क्लियर होगी। देखिए समस्थानिक कहां पर है, यहां पर है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान न हो, इनकी परमाणु संख्या तो कैसी होगी, समान होगी, लेकिन इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है। लेकिन यहां पर हमारा जो प्रश्न है वो है समस्थानिकों के उपयोग। सिंपल है बहुत ही। एक तो कैंसर के उपचार में, ध्यान से दीजिए, कैंसर के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में, ठीक है, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। तीन उपयोग है, दो उपयोग पूछ रहा है लेकिन तीन बता रहे हैं। कैंसर के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। कैंसर के उपचार में तो है, पर किसका उपचार में किसका प्रयोग, कोबाल्ट के समस्थानिकों को उपयोग किया जाता है। जो कैंसर के उपचार में हम प्रयोग में लाएंगे वो कौन है, कौन सा समस्थानिक है, वो है कोबाल्ट का समस्थानिक। घेंगा रोग के उपचार में हम कौन से समस्थानिक का उपयोग करेंगे, तो वो है आयोडीन का समस्थानिक। तो घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन इसके यहाँ पर मैंने उपयोग बता दिए। दो उपयोग पूछता है वैसे, ठीक है, लेकिन तीन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका चित्र आप यहाँ से बना लीजिएगा। देखिए ये इस तरह से, ठीक है, पूरा चित्र यहाँ पर दिया गया। ये परमाणु का नाभिक है। ये जो पहली कक्षा है वो के है, दूसरी एल है, तीसरी एम है। अंदर से जो पहली वाली है, ठीक है, पहला गोल घेरा, 3 लाइन के गोल घेरा, एक नाभिक है बस। तो पहली के, दूसरा एल कोस है, तीसरा एम कोस है। और परमाणु संख्या यदि बात करें इनकी नंबर की तो 1 2 3। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न का उत्तर, आपका चित्र यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के, अगला प्रश्न इसी के अथवा का, परमाणु के अपरमाणुक कणों का नाम बताइए। तो इसके परमाणु के अपरमाणुक कण कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यदि यहाँ प्रश्न इस तरह से भी आ जाए कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों जरूरी है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन से पौधों में क्या क्या लाभ है, तो वो जो लाभ है वही इसके कार्य कहलाएंगे। ध्यान से समझिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ेगा। ठीक है, तो वहां क्यों होता है, एक तो है पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में रसारोहण में मदद करना। ठीक है, यानी उसकी तरक्की करने में मदद करेगा। ठीक है, और तापक्रम को अधिक होने से बचाना। तापक्रम मतलब कई बार कई पौधों में तापक्रम यानी कि ज़्यादा उनमें ठंडई बोलते हैं हम, ठंड का वातावरण उनमें ज़्यादा होता है या गर्मी का वातावरण ज़्यादा होता है। तो जो तापक्रम होता है पौधों का एक नियमन, उसका जो सेल्सियस तापमान होता है वो एक नियमन तरीके से, यानी कि नियमित बोल सकते हैं हम उसको, नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करेगा। तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर को नॉर्मल या बनाए रखता है, अर्थात तापक्रम को अधिक होने से बचाए रखता है। तीसरा है जल का नियमन करना, मतलब पौधे में यदि कम पानी हुआ, ध्यान समझिए, कम पानी हुआ तो भी पौधा तरक्की नहीं करेगा, ना ही पौधे में अधिक पानी होगा
तो भी पौधा तरक्की नहीं करेगा। यानी कि पौधा जो है हमारा पेड़ पौधा कब तंदुरुस्त रहेगा, जब उसको तरीके से और सही तरीके से पानी मिले, जितनी जरूरत है उतना ही मिले। तो यहाँ पर देखिए जल का नियमन करने का कार्य भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा होगा। अधिक जल होगा पौधों की जड़ों में तो अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, कम वाष्पोत्सर्जन कब होगा, जब जड़ों में कम पानी होगा। सिंपल सी बात है, तो टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। 3 पॉइंट लिख दीजिएगा आप कि पादप में रसारोहण में मदद करना, तापक्रम को अधिक होने से बचाना, जल का नियमन करना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो पौधे के ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर इतनी चीज का क्लियर है। कितने हो गए पौधे के ऊतक? 2 प्रकार के। पहला नाम क्या है? विभोज्योतक, और दूसरा है स्थायी ऊतक। बस इतना सा लिखना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसके अंदर वाला नहीं पूछा उनको कि समझाइए, एक्सप्लेन करिए। इन दोनों की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इनकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है कि पौधे में के ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का उत्तर हो गया, और उसके नाम तो विभोज्योतक और स्थायी ऊतक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं, पूरी गारंटी है 100%। ठीक है, 4 सेट कंप्लीट करा रहा हूँ, चारों में से मिलकर आपका वार्षिक पेपर 100% यही आएंगे। पूरे एमपी में यही प्रश्न आपके दोहराए जाएंगे। फिर मैं बोल दूं आपको, ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे से अंक प्राप्त चाहिए, जो चाहते हैं वास्तव में कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, तो वो इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। यहां से आप रेखित पेशी का देखिए 3 पेशी है, इनमें से एक चित्र हर साल आता ही है। देखिए 2022 में भी पूछा गया था। ध्यान से समझिए, आप कोई आपको फालतू चीजें नहीं बता रहा हूं, ये पेपर में आएगी, 100% आएगी, वही चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। उसके अलावा एक भी फालतू चीज यहां पर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो रेखित पेशी का चित्र आप यहां से कर लीजिएगा, चाहे तो आप आरेखित का भी कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल से चित्र है। 3 तो पेशी है, हृदयक पेशी, रेखित और आरेखित। ठीक है, इन तीनों में से एक चित्र हर साल आता ही है। चलिए, अगला है कि प्रोह का शीर्षस्थ विभोज्योतक कहां पाया जाता है। तो यहां जो प्रो का शीर्षस्थ विभोज्योतक है वो तनों के शीर्षस्थ वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है, यानी पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? कि तनों के शीर्षस्थ वृद्धि वाले भाग में। बस इतना सा लिखने की जरूरत है, ज्यादा फालतू चीजें नहीं लिखनी, मैंने जैसा कि बता दिया आपको। चलिए, अदिश राशियां को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। देखिए, सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, उसका विपरीत होता है अदिश। सदिश वो है कि जिनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं सदिश। लेकिन वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चे की, बच्चों के द्वारा कंप्लीट कराई है कॉपी, थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए आप। ठीक है, जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ वही चीज़ें आपको बता रहे हैं, यही आपकी वार्षिक पेपर में आने वाली है। कोई भी बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। अदिश राशि किसे कहेंगे? कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, ये सदिश लिख दिया यहाँ पर। ये कौन सी राशि बनेगी आपकी? अदिश। ठीक है, उदाहरण के लिए दूरी, चाल और घनत्व, इतना सा लिखना है। और सदिश यदि पूछे तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसने सदिश की लिख दी थी डेफिनेशन पर, लेकिन आपको अदिश की लिखनी है। ठीक है भैया, सिंपल है, कठिन तो नहीं लग रहा है। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो उन चीज़ों को भी बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए ही है, विशेषकर ये चैनल 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो यदि आप देखिए 9th का तो आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट करा, यदि आप 10th में भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम फ्री, सारे नोट्स एकदम फ्री उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, मैं हूँ, जब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। त्वरण की परिभाषा एवं एसआई पद्धति में मात्रक बताना है। त्वरण क्या है वास्तव में? देखिए, कोई भी वस्तु है उसमें प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन, यानी सीधी सी बात है, वेग परिवर्तन की जो दर है उसे त्वरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा यदि पूछे कोई कि त्वरण की परिभाषा, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इतना सा लिख दीजिएगा, भले आप, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि किसी वस्तु का
त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इतना मत लिखिए, सिंपल सी परिभाषा में बता रहा हूं आपको कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में मात्रक जो है वो है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अच्छा, ये प्रति वर्ग सेकेंड का मतलब क्या है, तो इसको यहां पर देखिए क्या बोला इसने, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो देखिए मीटर का मतलब होता है यहां पर एम और बटे में आपका सेकेंड स्क्वायर आएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ देखिए मीटर प्रति, प्रति का मतलब होता है बटा और सेकेंड वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात 2। यदि हम इसको ऊपर लेके आएंगे, बटा हटाएंगे तो ये जो सेकेंड है ये इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि घात 2 हो जाएगी ऋण वाली। ठीक है, समझ में आ गया बात, इतनी सी चीज है। तो ये आपका दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड या फिर एमएस ऋण 2 या फिर मैंने जो आपको यहाँ पर बताया मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, तीनों में से एक कोई सा भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम लिखना है, यानी कि न्यूटन का जो है प्रथम नियम आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल है नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वहां स्थिर रहेगी, जैसे ये है, ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। कब तक स्थिर रहेगी ये, जब तक उसमें एक समान गति है। और उसी तरह कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो पेन है हम यहाँ से रोड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इसको नीचे दे दिया, ये जो चली यहाँ से ये गति अवस्था में है चलने को, तो ये कब तक चलेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा। तो बाह्य बल कौन है, कॉपी के द्वारा इस पर बल लग रहा है, ठीक है, घर्षण वाला। ठीक है, तो भैया तो यहाँ पर न्यूटन का गति का पहला नियम यही है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वहाँ स्थिर रहेगी, और यदि वहाँ एक समान गति से है तो वहाँ गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य संतुलित बल ना लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, बढ़िया सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अच्छे से अंक प्राप्त करिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए इसके बाद है घर्षण। देखिए घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय यहाँ पर इसने पूछा है, तो उससे पहले आप घर्षण को समझिए कि घर्षण क्या होता है। तो देखिए यदि घर्षण को हम एक शब्द में समझे तो इसका मतलब है रगड़। रगड़ जैसे मान के चलिए ये जो पेन है, ठीक है, ये आप मशीन समझ लीजिए कोई भी, ठीक है, तो ये इस तरह से जैसे मशीन चल रही है तो इन दोनों के बीच में ढक्कन और ये जो पेन है इन दोनों के बीच में रगड़ उत्पन्न होगी। रगड़ यानी कि ये घिसाएगी, घिसाने का मतलब है कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो घर्षण है ये क्या जरूरी है क्या, ठीक है, तो जी हाँ जरूरी है। देखिए किस तरह से इसको हम कहते हैं रगड़ या चिपकना। जैसे हम आप जो चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो जूते वो भी घिसाते कि नहीं घिसाते, जैसे उसका तला, तो ये किसके कारण होता है, ये घर्षण के कारण ही होता है। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है वरना यदि हम एक बार दौड़ना शुरू करते तो यदि रगड़ नहीं होती तो हम ठहर ही नहीं पाते, यदि हम एक बार खड़े हो जाते तो बैठ नहीं पाते, ठीक है, यदि हम चलना शुरू कर देते तो बंद नहीं होते। तो ये घर्षण इसलिए जरूरी है। तो कुछ हानियां भी है तो कुछ लाभ भी है। ठीक है, तो पहले इसके लाभ को थोड़ा सा एक्सप्लेन, वैसे उपाय पूछे पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको घर्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है, घर्षण से लाभ कौन कौन सी चीजों में, सबसे पहली चीज है कि इसी के कारण ही क्या होता है, वाहनों में ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, वाहनों में ब्रेक लग सकता है। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं, वरना हम यदि एक बार दौड़ते तो दौड़ते ही रहते, जिसे मैंने बताया। घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी और अन्य वाहन चलते हैं। घर्षण से ही जो हमारी माचिस है वो रगड़, ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं है, तो उसके रगड़ के कारण ही उसमें आग उत्पन्न होती है। तो घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है, जैसे लाइटर, ठीक है, इसमें भी रगड़ उत्पन्न होगी। तो ये कुछ लाभ है। अच्छा भैया सारे लाभ है क्या, इससे हानि भी है। हानि ये कि मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रीस ऑयल लगाते कि नहीं लगाते मशीनों में इनमें, ठीक है, चाहे वहाँ आपकी कपड़ा सीने की मशीन हो, चाहे आपकी हड़म्बा हाईवेस्टर कुछ भी हो, उन सब में ग्रीस लगाते कि नहीं, इसलिए तो लगाते ताकि वो घर्षण वहाँ पर कम हो। और इससे कुछ नुकसान है तो लाभ भी, तो लाभ मैंने बता दिया, हानियाँ बता देता हूँ। इसके कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो मशीन है बहुत जल्दी खराब होगी, क्योंकि वो गर्मी पकड़ेगी, गर्म होगी। ठीक है, गर्म होने के कारण वो जल्दी खराब हो जाएगी। घर्षण के कारण ही मशीन के जो पुर्जे वो घिस जाते हैं
और घिसने के बाद में वो खराब हो जाते। तो ये कुछ इसकी हानियां हैं। मशीन की दक्षता कम होती है, बहुत जल्दी मशीनें खराब होती है। तो ये इसके घर्षण के कुछ हानियां। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि घर्षण को बढ़ाने के उपाय, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक्टर है या फिर आपकी जीप है या कार है, ये यदि एक बार स्टार्ट कर देंगे तो इसमें ब्रेक जरूरी है, बहुत जल्दी फास्ट है, ठीक है। तो इसलिए वाहनों के जो टायर है उनमें खांचे बनाए जाते हैं। खांचे मतलब समझे, उसमें गेप रहती है, गेप। आप टायरों में गौर से देखना तो गेप रहती है कि नहीं, इसमें डिजाइन बना देते हैं। डिजाइन क्यों? अब आप सोचेंगे कि डिजाइन बना दिया, वो तो धूल मिट्टी में, ठीक है, धूल मिट्टी में वो डिजाइन तो पूरे खराब हो जाते हैं, लेकिन वो इसलिए तो बनाए जाते हैं ताकि वो उनमें रगड़ उत्पन्न हो और वो जो टायर है एकदम से जब ब्रेक लगाए तो वो खांचे के कारण, थोड़ा सा गड्ढे के कारण, ठीक है, रुक जाए। जूतों के जो तले आपने देखे होंगे उनको भी खुरदुरा बनाया जाता है, चिकना नहीं रहता है। खुरदुरे मतलब उसमें भी डिजाइन बनाते हैं, खांचे खांचे, ठीक है। घरों की जो ढाल होते हैं, जैसे आपके घर इस तरह के हैं, जैसे इस तरह के हैं ये नीचे की तरफ, तो उनमें इस तरह से रेखाएं भी बनाते हैं धारियाँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री होते हैं वो बीच में एक लाइन की लाइन इस तरह से लाइन खींच देते हैं, इस तरह से बीच में, ठीक है, ताकि वहाँ से रगड़ उत्पन्न हो जाए और थोड़ा सा खांचे खांचे कारण वो जो है आपके घर्षण बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है घर्षण को बढ़ाने के उपाय, ठीक है भैया। और ग्रीस और ऑयल लगाते हैं तो वो होते हैं घर्षण को कम करने के उपाय, ठीक है। जैसा कि ये यहाँ पर है घर्षण को कम करने के उपाय। यदि पूछ ले कोई आपसे तो ये भी आप बता दीजिएगा कि स्नेहक तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है, पॉलिश करते हैं, बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं, बेयरिंग हम जो बोलते हैं ना, बेयरिंग का उपयोग करेंगे, धारा रेखी आकृति। लेकिन हमारा जो प्रश्न था वो था घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय। यहाँ पर 3 उपाय आपको बता दिए मैंने, संपूर्ण जानकारी दे दी आपको घर्षण से रिलेटिव, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। देखिए संवेग क्या है, वस्तु का जो संवेग होता है, ठीक है, उसके द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल होता है। मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। मतलब यदि वेग की दिशा इस तरफ है तो संवेग की दिशा भी इसी दिशा में होगी, क्योंकि वेग और संवेग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। मात्रक की यदि बात करें तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड यहाँ पर इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप बात करें इसको यदि ऋण वाला है, ऋण वाले को धन में लेना जाना चाहे तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ देखिए kgms ऋण 1, ठीक है, ये लिखा है kgms ऋण 1, ठीक है, यही है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, इनवर्स। तो ध्यान से समझिए, ये जो है आपका, इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर, और यदि हम इसको इनवर्स को यदि बटे में लेके जाए तो ये एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ऋण है, ये एस और ऋण 1 है। तो ऋण 1 को यदि आप बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और 1 घात हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, पर इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे करिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, ठीक है। अगला है संतुलित बल किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है पर पेपर में आने वाला है, ठीक है। संतुलित बल वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। ऐसे बल को हम संतुलित बल कहेंगे जो किसी वस्तु पर आरोपित करेंगे हम तो उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। चलिए तो एक्सप्लेन हो गया आपका संतुलित बल किसे कहेंगे, कि वो बल जो किसी वस्तु पर हम आरोपित करेंगे तो उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस उसे कहेंगे संतुलित बल। चलिए इसी के नीचे है आपका किसी वस्तु के घनत्व से आपसे क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो किसी वस्तु का घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होगा, देखिए किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहेंगे। अर्थात वस्तु का जो घनत्व है वो किसके इक्वल बना, वस्तु के द्रव्यमान बटा वस्तु के आयतन का, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा, ज़्यादा कठिन परिभाषा नहीं है और इतनी सिंपल ही लिखनी है आपको, ज़्यादा लंबी चौड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही
उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। अर्थात वस्तु का घनत्व इक्वल हो गया वस्तु का द्रव्यमान बटा वस्तु का आयतन। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से किलोग्राम प्रति का मतलब होता है बट्टे लिख देना, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति और मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पर है ये, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख दीजिएगा, या फिर आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, जैसा हमें उचित लगे वो लिख दीजिएगा। तो सिंपल सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। देखिए अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, थोड़ा भले लंबा वीडियो बनेगा लेकिन सारी चीज़ें क्लियर है, यही पेपर में आएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ वार्षिक पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के आगे की तरफ और प्रश्नों को समझते हैं। अब अगला है आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है, यानी आप समझ लीजिए कि आप स्वयं ही नदी में कूदे, ठीक है, या फिर कोई भी वजन कितनी ही भारी वस्तु को आपने किस में डुबाया, पानी में डुबा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, और वो बल क्या करेगा, जिसके कारण उस वस्तु के भार में कमी आ जाएगी। आप खुद समझ गए वो एग्जाम्पल से कि आप कितनी ही भारी वस्तु को यदि पानी में डालेंगे तो उसका भार का महसूस नहीं होगा, भार कैसा हो जाएगा, शून्य, ना के बराबर, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, किस तरह से, आंशिक या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। वो बल कौन सा होता है, उत्प्लावक बल होता है, ठीक है, जिसके कारण उस वस्तु के भार में कमी आ जाएगी, और ये जो भार में कमी है ये वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगी, ठीक है। यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। सिंपल है, कठिन नहीं है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं मिला के देंगे, ठीक है। आसान लैंग्वेज में लिखना है कि जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूरी रूप से हमने उसमें पानी में डुबाया तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण वो वस्तु का भार कम हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट इसे कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाएगी, ठीक है। कार्क जो है पानी में तैरेगा, यानी कार्क की जो गेंद है, गेंद को बात कर रहे हैं, तो वो पानी पर तैरेगी लेकिन कील डूब जाएगी। लेकिन जो कील है वो कम भारी है, जिसके अलावा भी कार्क भारी है, फिर भी वो नहीं डूबता, ये डूब जाती है। एक लोहे की कील डूब जाती है और लोहे से बनी हुई नाव ही नहीं डूबती। समझ में आया? तो यहाँ पर आगे देखते हैं, कार्क पानी पर तैरता है जबकि कील डूब जाती है। क्यों? ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है? घनत्वों में अंतर के कारण। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। मतलब उसका जो घनत्व वो किसे कहते हैं? एकांक आयतन का द्रव्यमान को। कार्क का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। ध्यान से समझिए, कार्क के घनत्व के साथ पानी के घनत्व से कम होगा, लेकिन कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। तो जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो तैरेगा, और जिसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो कार्क का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, लेकिन जो कील का घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। आया समझ में? तो ये पूरा पढ़ लेते एक बार में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर कार्क पानी पर तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम तथा लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए कार्क पानी में डूब जाता है, लेकिन इसलिए कार्क जो पानी पे तैरता है लेकिन कील डूब जाती है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट से आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला देखते हैं, क्या कारण है
ठीक है, क्या कारण है कि पतले पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन है। जो आप बोलते हैं स्कूल बैग में जो रस्सी है जिसे आप कंधों पर टांगते हैं, वो यदि पतली होगी तो बहुत ज़्यादा भार महसूस होगा। वो जितनी मोटी होती उतना ही आपको भार कम लगता है बैग का। ठीक है, तो पतले पट्टे की सहायता से स्कूल के बैग को उठाना कठिन होता है। अब क्यों कठिन होता है? क्योंकि स्कूल के बैग की जो पट्टी पतली है उसके कारण बैग का भार कंधे के बहुत कम क्षेत्र पर पड़ता है। जैसे ये उंगली के बराबर पतली बना दी तो इसमें कंधे पर इतनी इतनी उंगली पर भार पड़ेगा तो वो क्या होगा, गड़ेगी। उसके साथ में गड़ने के साथ में हमें बल का महसूस, भार उसका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो पतले पट्टों की बजाय हमें स्कूल बैग में जो पट्टे दिए जाते हैं वो मोटे दिए जाते हैं और चौड़े दिए जाते हैं। ठीक है, तो पतले पट्टे की सहायता से स्कूल के बैग को उठाना, स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। क्योंकि स्कूल बैग जो है उसकी पट्टी पतली होगी तो उसके कारण बैग का भार कंधे के भार से बहुत कम क्षेत्र पर पड़ेगा। और कंधे पर बैग का जो भाग है, दाब है, जो हमारा स्कूल बैग है वो झोला मतलब, तो उस झोले का दाब अधिक हो जाता है। इस कारण बैग को उठाने में परेशानी हो जाती है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, इसी के नीचे है आपका क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें दिया गया लाइसोसोम के कार्य लिखिए। तो देखिए, जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, पादप कोशिका में लाइसोसोम की अनुपस्थिति होती है और हमारे जो जंतु कोशिका होते हैं यानी कि जंतु प्राणियों में ये लाइसोसोम पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या क्या है? सबसे पहला कार्य यही है कि यहाँ कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बनाएगा। जो भी फालतू चीजें उनको निपटाने वाला एक तंत्र का निर्माण करेगा। कौन? ये लाइसोसोम। समझ में आ रही बात? दूसरा है मृत और पुरानी कोशिकाओं तथा कोशिकांगों का पाचन करेगा। जो पुरानी कोशिकाएं हो गई है, मर चुकी है, ठीक है, उन कोशिकाओं का पाचन करेगा। ठीक है, और उन कोशिकाओं से कोशिका अंग बनाएगा। उसे कोशिका अंगों को कहते हैं कोशिकांग। कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का स्त्रावन तथा संग्रह भी करता है। तो 3 कार्य हो चुके हैं। पहला क्या बताया मैंने कि कोशिका का ये अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बनाएगा, मृत और पुरानी कोशिकाओं का पाचन करेगा, कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का स्त्रावन करेगा और उन्हें फिर संग्रह कर कर रखेगा। ठीक है, और रोग की स्थिति में शरीर को पोषण प्रदान करेगा। तो ये क्या है? लाइसोसोम के कार्य हो गए। 4 कार्य है, 3 नंबर का प्रश्न है, 4 यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं ले रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये यहाँ कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, पुरानी कोशिकाओं का पाचन और एंजाइम का स्त्रावन करेगा और रोग की स्थिति में शरीर को पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कार्य है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसी के नीचे है गाल्जी उपकरण के कार्य बताइए। तो ये गाल्जी उपकरण जो है यही आपका क्या कर रहा है? लाइसोसोम का निर्माण करेगा। सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाने का कार्य भी गाल्जी उपकरण या गाल्जी इकाई करेगा। ठीक है, 2 चीज हो चुकी है, एक तो लाइसोसोम का निर्माण और सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा का निर्माण करेगा। ये स्त्रावन द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण भी करते हैं और अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थ का निर्माण भी करने का कार्य करते हैं। 4 यहाँ पर कार्य है, सिंपल है वो भी। देखिए, याद करने की जो टेक्निक है वो इस तरह करिएगा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगा? गाल्जी इकाई। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। दूसरे एक बिंदु को याद करने की टेक्निक, शक्कर से, सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाएगा तो ये सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा का निर्माण करेगा। ठीक है, तीसरा है कि ये स्त्रावन द्वारा जटिल कोशिका भित्ति का निर्माण भी करते हैं। किसका? जटिल कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा और अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थ का निर्माण भी कौन करता है? गाल्जी इकाई करता है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस उत्तर को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कार्य क्या है, इसके कार्य के प्रकार बताने उदाहरण सहित। देखिए, कार्य की यदि परिभाषा आप बात करें
तो कार्य की परिभाषा आप यहां से करिए। देखिए ये जो बिंदु है इस पॉइंट को पढ़िए, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या बोला है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि बल, देखिए कोई भी पिंड है उस पर बल लगने वाला बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड पर लगे बल और बल की दिशा में पिंड के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ज्यादा कोई कठिन परिभाषा नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इससे परिभाषा बन गई। कार्य के प्रकार और उनके उदाहरण। देखिए कार्य क्या है, कार्य 3 प्रकार के हो गए हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है, जब जो विस्थापन है वो बल की दिशा में होगा, ध्यान से समझिए, जब विस्थापन किधर है, बल की दिशा में, तो कार्य को हम कहेंगे धनात्मक कार्य हुआ। जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होगा तो हम कहेंगे कार्य ऋणात्मक हुआ। जब बल लगाने पर विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो कार्य कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। और कार्य की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि किसी पिंड पर लगे बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य 3 प्रकार का हो गया, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। और विस्थापन की दिशा में हुआ तो धनात्मक, विस्थापन की विपरीत दिशा पर हुआ तो ऋणात्मक, और विस्थापन शून्य हुआ तो कार्य कैसा होगा, शून्य रहेगा। अगला जो है वो एक गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से आप लिख लीजिएगा। वैसे अगले वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको स्कूल में पढ़ाया होगा ये, तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे यहाँ से कंप्लीट तो कर लीजिएगा जितनी हो सके। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। ठीक है, और पूरा कंप्लीट करिएगा आप। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर इसका 18वां क्वेश्चन का जो 8वां प्रश्न था, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ये इसका स्क्रीनशॉट दे दिया है। इसके बाद में है आपका खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना। देखिए खाद और उर्वरक दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहली चीज ये चीज आपको समझना पड़ेगा, खाद है क्या। जो आप मवेशियों का, आपका जो गाय भैंस है, ठीक है, उनसे जो गोबर है और उनके द्वारा जो गोबर से बन रही चीज है, मतलब वो खाद कहलाएगी। ठीक है, जो आप घोड़ा अपन बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो खाद है। उर्वरक क्या है, जो आप यूरिया लेकर आते हैं, पोटास लेकर आते हैं, सल्फर लेकर आते हैं, ये क्या है, उर्वरक है। दोनों चीजें क्लियर है। अब इसका अंतर बहुत ही सिंपल है। खाद जो है वो जैव अपशिष्टों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैव अपशिष्ट आप समझ गए, जो जीवों का अपशिष्ट है, जैसे गाय के द्वारा टॉयलेट या फिर गोबर बोलते हैं अपन, उसके द्वारा जो खाद बनेगी वो। और जो उर्वरक है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला अंतर क्लियर है कि खाद जैव अपशिष्टों से बनाई जाती है और उर्वरक रसायनों से बनाई जाती है। खाद की यदि बात करें तो इसको हम जब खेतों में डालते हैं, तो आप सब जानते हैं कि जो घोड़ा की जो हमारी खाद होती है, गाय गोबर का, मवेशियों का मलमूत्र से जो बनी हुई है, वो अधिक मात्रा में डालते हैं। ठीक है, लेकिन जो बोरियों में यूरिया हम डालते हैं वो क्या है, अल्प मात्रा में प्रयुक्त होती है। सिंपल से 2 अंतर हो चुके हैं। पहला है कि खाद जैव अपशिष्टों से बनेगी और उर्वरक रसायनों से बनेगा। ये अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है खेतों में, इसकी अल्प मात्रा में होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अधिक मात्रा में है पर ये भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं और ये थोड़े समय के लिए फसल में पैदावार तो ज़्यादा दे देंगे, लेकिन जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है ना, उसको घटाते हैं। इन रसायनों के कारण ही आज जो भूमि जो है हमारी बंजर होती जा रही है। ठीक है, तो आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वैसे क्या है, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते ही आए थे, ठीक है, कि ये जो गोबर है, ये गोबर नहीं है, ये क्या है, हमारे खेतों के लिए सोना है। ठीक है, क्योंकि ये जो भूमि की उर्वरता शक्ति इसको बढ़ाता ही है। ये इसमें इसके कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है। एक बिंदु आप लिख सकते हो, खाद के उपयोग से, ये जो जैव अपशिष्ट है उनके उपयोग से भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है, लेकिन इनके कारण जल धारण क्षमता घटती है। मतलब ये लंबे समय तक इसमें कम पानी में भी पैदावार देते हैं और इनमें अधिक पानी की आवश्यकता होगी इनका उपयोग करोगे तो। ठीक है, तो ये भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएंगे, ये भूमि की उर्वरता शक्ति को घटाएंगे।
मृदा को ह्यूमस उत्पन्न उपलब्ध कराती है। ह्यूमस का मतलब है थोड़ा सा छिद्र, और उसमें ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन चीज़ों को प्राप्ति के लिए पौधा, यानी आप बोल सकते हैं छिद्र उत्पन्न कराएंगे, और ये जो है जो भूमि को बंजर बनाते हैं, तो ये मृदा को ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराते हैं। और जैसा कि एक बिंदु मैंने बता दिया, पांचवें बिंदु लिख सकते हो कि खाद के उपयोग के कारण या इसके उपयोग से भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है, और उर्वरक के उपयोग से भूमि में जल धारण क्षमता घटती है। ठीक है, सिंपल से मैंने अंतर बताए हैं कि ये अपशिष्टों के द्वारा बनाएंगे, ये रसायनों के द्वारा अधिक मात्रा में इसका उपयोग करना पड़ेगा, इसका कम मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन भूमि की उर्वरता शक्ति को ये बढ़ाएगा, ये नष्ट करेगा। इसके कारण हमारी भूमि जो है वो और उपजाऊ बनती है, इसके कारण हमारी भूमि बंजर बनती है। एक पॉइंट और बन गया, देखिए इसकी वजह से क्या होता है, खाद के उपयोग से भूमि और उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरक के उपयोग से हमारी भूमि बंजर होने लगती है या बंजर हो रही है। ठीक है, और ये ह्यूमस उपलब्ध कराएगी, ये ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से अंतर थे जिसे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है इसी के अथवा में है 19 का अथवा, मधुमक्खी पालन की महत्वता एवं उपयोगिता बताइए। ये प्रश्न आपको इस तरह से भी भले ही दे दे कि मधुमक्खी पालन के लाभ बताइए, मधुमक्खी पालन के गुण बताइए, मधुमक्खी पालने से क्या क्या लाभ है, ये सब आपको बताने हैं, तो ये सभी का उत्तर एक ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए मधुमक्खी पालन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी भूमि है उसमें फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मधुमक्खी पालन से। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक औषधि गुणों वाला शहद प्राप्त होता है, क्योंकि हमें जो मधुमक्खियों का रस होता है ना, ठीक है, उस रस में यानी कि शहद प्राप्त जो होता है, शहद, उस शहद में बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं, जिसे आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा 2 से 3 साल तक यदि वो शहद को रखते तो वो दवा बन जाती है। और जो दवा है वो खांसी, बहुत कितने ही दिन हो गए खांसी को ये चलते चलते, यदि 2-3 दिन से उसको घोट लिया, खत्म। ठीक है, तो ये क्या दवाई का काम करेगी। तो पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और औषधि गुण वाला शहद प्राप्त होगा। इससे मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग औषधिया, मलहम, क्रीम, पॉलिश, वेसलीन एवं मोमबत्ती बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी जो है परागन की क्रिया में भाग लेती है। मधुमक्खियाँ क्या होती है, परागन की क्रिया में भाग लेगी, और उसके कारण फसल की पैदावार चौगुनी हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ती है फसल की पैदावार। जहाँ पर 3 कुंटल होता था वहाँ पर 12 कुंटल का एवरेज देता है मधुमक्खी पालन से। ठीक है, ये कोई मेरी तरफ से नहीं बताना, ये वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध बातें हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मधुमक्खी का पालन होगा फसलों में, उतना ही फसल की उपजाऊपन बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा फसल पैदावार बढ़ेगी। इस उद्योग का संचालन जो होता है, मधुमक्खी पालन का काम निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है, अल्प शिक्षित ग्रामीण भी कर सकते हो। वैसे ग्रामीण लोग ही करते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे तो गंवार ही रहते हैं, लेकिन जो अनपढ़ है वो ही क्या होता है, उनमें एक बोलने की सभ्यता होती है। ठीक है, संस्कारवान वही होता है, लेकिन उन्हें जब भी अनपढ़ कहते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो वास्तव में अनपढ़ है, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं होता। चलिए ये तो बातें होगी रिलेटिव संबंधित। ठीक है, ये कि हमारा जो एजुकेशन संबंधित बातें ये यहाँ पर है कि मधुमक्खी पालन का महत्व क्या है। पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और औषधि गुण वाला शहद प्राप्त होगा। इससे मोम प्राप्त होगा, जिसका उपयोग औषधिया, मलहम, क्रीम, पॉलिश, वेसलीन, मोमबत्ती बनाने में करेंगे। ठीक है, मधुमक्खियाँ परागन की क्रिया में भाग लेगी और फसल की पैदावार बढ़ाएगी। इस उद्योग का संचालन निर्धन और अल्प शिक्षित ग्रामीण भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस उत्तर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 हो गए, 3 के बाद में ये चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, यहाँ से देखिए वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, इसलिए आप यहाँ से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 से आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इससे आपके 4 अंक के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, बहुत लंबा प्रश्न है, वरना एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी के अथवा में मोल में परिवर्तित करना है।
तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यही प्रश्न आने वाले, यही 4 सेट है ए बी सी डी, और आप जानते हैं कि हम आज सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं। सेट ए का सॉल्यूशन हो चुका है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं वो जरूर देखेगा, और हमारा उद्देश्य यही है। देखिए, हम केवल व्यूज के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है चाहे आप स्किप कर करके देखिए, अच्छे से कंप्लीट करिए यार भैया, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। 9th ही नहीं 10th क्लास की भी अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 10th क्लास में भी पूरा सहयोग करूँगा, नंबर भी दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर भी, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है 21वां, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वहाँ एक समान त्वरण में गति में है और असमान त्वरण से गति में है, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसका अथवा का प्रश्न है, सवाल है। यहाँ पर देखिए ये